मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़नी है, जानना है कि उस दौर में सल्तनत और मुगल कैसे चलते थे। हाँ हाँ, तो फिर उसकी रीढ़ को समझना होगा, यानी कि राजकोषीय प्रणाली, फिस्कल सिस्टम। बिल्कुल। और आज हम इसी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं, आइग्नू की यूनिट 20, उत्तर भारत की राजकोषीय प्रणाली के आधार पर। जी, ये सिर्फ टैक्स और आंकड़ों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शक्ति, नियंत्रण और उस दौर के आम इंसान की जिंदगी की कहानी है ना? एकदम सही। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना तो बहुत ही जरूरी है कि आखिर सल्तनत और मुगल काल में सरकार के पास पैसा आता कहाँ से था और वो खर्च कैसे होता था। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 20.1 प्रस्तावना। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है एक बड़े और काफी पेचीदा सवाल से, जमीन का असली मालिक कौन था, राज्य या फिर किसान, मतलब रैयत। अच्छा, ये कंफ्यूजन क्यों था? देखिए, कई यूरोपीय यात्री, जैसे बर्नियर का नाम आता है इसमें, वो जब भारत आए तो उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को अपने यूरोपियन चश्मे से देखा। उन्हें लगा कि सारी की सारी जमीन बादशाह की ही है, और इसी सोच ने मतलब एक अटर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की, खासकर जागीरदारी जैसी व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन ये सच नहीं था। पूरी तरह नहीं। हमारे पास दस्तावेज हैं, जैसे औरंगजेब का एक फरमान है मोहम्मद हाशिम के नाम। वो साफ दिखाता है कि किसानों के पास अधिकार थे, उन्हें मालिक कहा जाता था। मालिक मतलब वो जमीन बेच भी सकते थे, गिरवी रख सकते थे? हाँ बिल्कुल, रहन यानी गिरवी रखने का जिक्र मिलता है, तो ये अधिकार उनके पास थे। पर फिर इरफान हबीब साहब का विश्लेषण आता है जो इसे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देता है ना? जी, इरफान हबीब मानते हैं कि किसान की स्थिति थोड़ी मिलीजुली थी। वो उन्हें अर्धदास या सेमी सर्फ कहते हैं। सेमी सर्फ मतलब पूरी तरह गुलाम नहीं, पर पूरी तरह आजाद भी नहीं। हाँ, कुछ वैसा ही। उनकी गतिशीलता मतलब मूवमेंट सीमित थी। वो अपनी मर्जी से गांव छोड़कर आसानी से नहीं जा सकते थे, उन पर दबाव था। लेकिन अधिकार थे? हाँ, बिक्री योग्य अधिकार थे, मतलब वो जमीन बेच सकते थे। तो सवाल उठता है कि क्या कोई एक स्पष्ट सिंगल ओनरशिप थी? तो जवाब है नहीं। तो फिर सिस्टम क्या था? ये एक जटिल प्रणाली थी। समझिए कि एक ही जमीन पर कई लोगों के दावे होते थे, राजा या उसका नुमाइंदा जैसे जागीरदार, फिर जमींदार और फिर किसान। सबके अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने क्लेम। मतलब एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम था ओनरशिप का। बिल्कुल। अब आते हैं सेक्शन 20.2 पर, कराधान का इस्लामी सिद्धांत। जब उत्तर भारत में तुर्की राज आया तो वो अपने साथ एक नई प्रशासनिक और कानूनी पृष्ठभूमि लेकर आए। शरिया का प्रभाव? हाँ, इस्लामी कानून यानी शरिया का प्रभाव पड़ा। कराधान के सिद्धांतों का विकास शुरुआती खलीफाओं से लेकर अब्बासिद काल तक हुआ। इसमें इस्लामी कानून के अलग अलग स्कूल, खासकर हनफी और शाफी स्कूल महत्वपूर्ण रहे। हनफी और शाफी, इनके फाउंडर्स कौन थे? हनफी स्कूल के इमाम अबू हनीफा, जिनकी मृत्यु 767 ईस्वी में हुई, और शाफी स्कूल के अल शाफी, जिनका समय 767 से 820 ईस्वी तक माना जाता है। ये नाम याद रखने जरूरी हैं, अबू हनीफा और अल शाफी। ओके, तो इन इस्लामी सिद्धांतों के तहत जमीन और टैक्स के क्या प्रकार थे? मुख्य रूप से दो तरह की भूमि और कर थे। एक था उश्र, ये उन जमीनों पर लगता था जिनके मालिक मुसलमान थे। उश्र, इसकी दर क्या थी? दर कम थी, उपज का 10वां हिस्सा यानी 1/10। और दूसरा था खराज। ये ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि ये ज्यादातर जमीन पर लागू होता था। ये उन जमीनों पर लगता था जिनके मालिक गैर मुस्लिम थे, या फिर वो जमीनें जो युद्ध में बलपूर्वक जीती गई थीं। खराज, इसकी दर उश्र से ज्यादा थी, आमतौर पर उपज का 1/3 1/3 से लेके आधा हाफ तक। हाँ, 1/3 से 1/2 तक। आधा हिस्सा? ये तो काफी ज्यादा है। जी, ये एक भारी टैक्स था, और ये क्यों और कैसे लगाया जाता था, इसके पीछे पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क था। ये भी जानना जरूरी है कि मुस्लिम न्यायविदों ने स्वामित्व अधिकारों को मान्यता दी थी। ऐसा नहीं था कि जमीन छीन ली जाती थी। उश्र और खराज के अलावा भी जमीनें थीं। हाँ, जैसे अनफाल, इसमें वो जमीनें आती थीं जो लावारिस थीं, या बंजर पहाड़, जंगल वगैरह। और राजस्व के दूसरे स्रोत जमीन के अलावा कई थे, जैसे फै, ये वो संपत्ति या जमीन थी जो बिना लड़ाई के दुश्मन से मिलती थी। फिर ज़कात, जो एक धार्मिक कर था, सिर्फ मुस्लिमों पर लगता था। ज़कात का पैसा कहाँ खर्च होता था? इसका उपयोग उलेमाओं, सैनिकों की मदद और सार्वजनिक कामों के लिए होता था। शाफी स्कूल का एक नियम था कि फै से मिली आय का 15 हिस्सा कैसे बांटा जाएगा। और खुम्स, ये क्या था? खुम्स यानी युद्ध में मिली लूट का हिस्सा।
इसका 5वां हिस्सा 10वां हिस्सा राज्य का होता था, बाकी सैनिकों में बढ़ता था। और अब आते हैं उस टैक्स पर जिसका जिक्र बहुत होता है, जजिया। हाँ, जजिया। ये एक तरह का पोल टैक्स था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। इन्हें धिम्मी कहा जाता था। धिम्मी? हाँ, धिम्मी, ये शब्द याद रखिएगा, धिम्मी। इसके बदले राज्य उनकी जानमाल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी देता था। इसकी दरें क्या थीं? क्या ये सब पर बराबर लगता था? नहीं, बराबर नहीं था। आय के आधार पर 3 श्रेणियां थीं। सबसे ज्यादा 48 दिरहम सालाना, फिर 24 दिरहम और सबसे कम 12 दिरहम। 48, 24 और 12 दिरहम। अगर आज के हिसाब से सोचें, तुलना मुश्किल है, लेकिन समझने के लिए मान लीजिए जैसे 12 रुपए, 6 रुपए, 3 रुपए। दरें थी 48, 24 और 12 दिरहम। किन लोगों को इससे छूट थी? कई लोगों को, औरतें, बच्चे, बूढ़े, अपाहिज, साधु, संत, पुजारी, गुलाम और वो लोग जो बहुत गरीब थे, जिनके पास गुजारे लायक भी नहीं था, उन पर जजिया नहीं लगता था। इसमें भी क्या अलग अलग स्कूलों के विचार अलग थे? हाँ, जैसे अबू यूसुफ और मलिकी विचारधारा में कुछ मतभेद थे कि इसे कैसे लागू किया जाए। वापस खराज पर आते हैं। ये तय कैसे होता था कि किस जमीन पर कितना खराज लगेगा? ये कई चीजों पर निर्भर करता था, जैसे जमीन का एरिया कितना है, मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है या कम उपजाऊ, कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, सिंचाई के साधन क्या हैं, नहर से पानी आता है या बारिश पर निर्भर है। और वसूली कैसे होती थी? नगद या अनाज में? दोनों तरह से हो सकती थी, नगद में भी और जिन्स यानी अनाज के रूप में भी। और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो खराज में छूट का भी प्रावधान था। ये तो हुआ खराज। और कोई टैक्स? ज़कात का जिक्र दोबारा है। हाँ, ज़कात सिर्फ धार्मिक दान नहीं था, बल्कि चल और अचल संपत्ति पर लगने वाला टैक्स भी था। जैसे गहनों पर, व्यापार के माल पर, पशुधन पर, इसकी दरें अलग अलग थीं। और गैर मुस्लिमों पर संपत्ति कर? हाँ, उसे उश्र कहते थे, जो मुस्लिमों की जमीन पर लगने वाले टैक्स का भी नाम था। एक और शब्द है टिथे या सदका। हाँ, सदका। ये वक्फ यानी धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई जमीन की उपज पर लगने वाला टैक्स था। इसकी दरें भी अलग थी, जैसे बारानी वर्षा सिंचित जमीन पर अलग और नहर से सिंचित जमीन पर अलग। इसमें भी मतभेद थे? जी, अबू हनीफा और शाफी के बीच इस बात पर मतभेद था कि क्या एक ही जमीन पर खराज और टिथे सदका दोनों एक साथ लगाए जा सकते हैं या नहीं। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े राजस्व स्रोत की, भू राजस्व यानी लैंड टैक्स, सेक्शन 20.3। बिल्कुल, मध्यकाल में किसी भी राज्य की आय का ये सबसे बड़ा, सबसे अहम जरिया था। सल्तनत से लेकर मुगलों तक ये लगातार महत्वपूर्ण बना रहा। हाँ, तरीके बदलते रहे। हम यहाँ उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। दक्कन और दक्षिण का सिस्टम थोड़ा अलग था, वो यूनिट 21 में है। सही। तो पहले देखते हैं 20.3.1, दिल्ली सुल्तानों के अधीन भू राजस्व। जब तुर्क आए तो क्या उन्होंने आते ही सब बदल दिया? नहीं, एकदम से नहीं। वो एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए थे। उन्हें यहाँ की स्थानीय व्यवस्था को समझने में थोड़ा वक्त लगा। शुरू में उन्होंने ज्यादा दखल नहीं दिया। बड़े पैमाने पर बदलाव जो शुरू हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। अलाउद्दीन खिलजी, इनका नाम तो बार बार आता है सुधारों के लिए। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में बड़े क्रांतिकारी और काफी कठोर बदलाव किए। पहला काम, उन्होंने खराज और जजिया को सभी वर्गों पर एक समान रूप से लागू कर दिया, कोई छूट नहीं। सभी पर? मतलब जो पहले प्रिविलेज थे उन पर भी? हाँ, बिना किसी अपवाद के। दूसरा बड़ा काम था भूमि की पैमाइश करवाना। इसे मसाहत कहा गया। मसाहत? जी, मसाहत। जमीन को नापा गया और फिर प्रति इकाई उपज, जिसे बिस्वा कहते थे, उसके आधार पर मूल्यांकन किया गया। और टैक्स की दर? दर तय की गई उपज का 50%, 50%। 50%? फिर से? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, उपज का सीधा आधा हिस्सा राज्य का 50%। और ये दर सिर्फ आम किसानों पर नहीं, बल्कि स्थानीय मुखियाओं, जिन्हें खोत और मुकद्दम कहा जाता था, उन पर भी लागू की गई। खोत और मुकद्दम? ये कौन थे? ये गांव के प्रभावशाली लोग होते थे जो पहले टैक्स वसूली में बिचौलिए का काम करते थे और खुद भी टैक्स से बच जाते थे या कम देते थे। अलाउद्दीन ने इनके विशेषाधिकार खत्म कर दिए। यहां तक कि चौधरी, जो सावे गांव का मुखिया होता था, उस पर भी यही नियम लागू किया। वसूली कैसे होती थी? अलाउद्दीन ने नकद यानी कैश में वसूली को प्राथमिकता दी। खासकर दोआब जैसे उपजाऊ और स्ट्रेटेजिक इलाके में राजस्व वसूलने के लिए सरकारी अधिकारी नियुक्त किए गए, जिन्हें आमिल्स कहा जाता था। आमिल्स? हाँ, आमिल्स।
और मूल्यांकन की पूरी रिपोर्ट तैयार होती थी, जिसे इलाकाए दीवानी कहते थे। ये व्यवस्था बहुत कठोर थी, लेकिन शायद पूरी तरह सफल नहीं हो पाई लागू करने में। अलाउद्दीन के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? गियासुद्दीन तुगलक ने थोड़ी नरमी बरती। उन्होंने मध्यस्थों यानी खुत और मुकद्दम को खराज और जजिया देने से छूट दे दी। उनकी पुरानी रियायतें कुछ हद तक बहाल कर दी। और राजस्व बढ़ाने पर? उस पर भी एक सीमा लगा दी। कहा कि एक साल में राजस्व में 110 या 111 से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। गियासुद्दीन तुगलक ने ये सीमा तय की, 110 या 111। ये तो जरूरी कदम लगता है। हाँ, कुछ स्थिरता लाने की कोशिश थी। 2 टर्म्स और आते हैं इस संदर्भ में, वफा-ए-फरमानी यानी आधिकारिक रूप से घोषित फरमान, और निरखाए फरमानी यानी वास्तविक उपज। फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बारे में तो सुनते हैं कि इन्होंने टैक्स बहुत बढ़ा दिए थे। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराधान बहुत ज्यादा कर दिया था, खासकर दोआब में। इसी के साथ उन्होंने कृषि ऋण की व्यवस्था भी शुरू की, जिसे सोंधर कहा गया। सोंधर, ये क्या था? सोंधर यह किसानों को मुश्किल वक्त में मदद के लिए दिया जाने वाला एडवांस या लोन था। लेकिन उनके अत्यधिक टैक्स और फिर दुआब में पड़े भयानक अकाल 1336-35 ने किसानों की कमर तोड़ दी। अकाल? हाँ, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो रियायतें पहले दी गई थीं, उन्हें भी खत्म करने की कोशिश की। हालात बहुत खराब हो गए थे। और फिर फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने फिर से रियायतें बहाल की। उन्होंने बड़े पैमाने पर तकावी ऋण बांटे। तकावी ऋण, ये सोंधर जैसा ही था? हाँ, तकावी ऋण ये कृषि के विकास, बीज, बैल खरीदने के लिए दिए जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने 2 करोड़ टंका के तकावी ऋण बांटे थे। 2 करोड़ टंका। वाह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, और उन्होंने भू राजस्व की दर को 4% तक कम करने का भी प्रयास किया। सैयद और लोदी वंश के समय में क्या हुआ? उस दौर के बारे में हमारे पास बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है। हाँ, इब्राहिम लोदी के समय में एक बात पता चलती है कि चांदी की बहुत कमी हो गई थी, इसलिए उन्होंने राजस्व अनाज में वसूलने पर जोर दिया। बाद में फिर नकद वसूली की तरफ लौटे। तो ये था सल्तनत काल का हाल। अब आते हैं मुगलों पर। 20.3.2 मुगलों के अधीन कर। हाँ, मुगलों के समय में खासकर शेरशाह सूरी और फिर अकबर के दौर में भू राजस्व व्यवस्था अपने शास्त्रीय यानी क्लासिकल रूप में पहुंची। शेरशाह सूरी और अकबर, इन दोनों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान का जिक्र है कि वहां भू राजस्व माल कहलाता था, भोग नहीं। इसका क्या मतलब? ये बस स्थानीय शब्दावली का अंतर है। मतलब वही था, राज्य का हिस्सा। तो मुगलों ने राजस्व का आकलन यानी असेसमेंट कैसे किया? क्या तरीके थे? कई तरीके थे। एक था गल्ला बख्शी या बटाई। इसमें फसल कटने के बाद खेत में ही राज्य और किसान के बीच उपज का बंटवारा हो जाता था। गल्ला बख्शी या बटाई। दूसरा था नस्क। ये एक तरह का अनुमानित मूल्यांकन था, जिसमें पिछली पैदावार या गांव की क्षमता के आधार पर एक मुश्त रकम तय कर दी जाती थी। नस्क। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण था जब्ती। इसमें बाकायदा जमीन की पैमाइश होती थी और मूल्यांकन के आधार पर टैक्स तय होता था। गल्ला बख्शी, नस्क और जब्ती, ये 3 मुख्य तरीके थे। जब्ती पर थोड़ा और विस्तार से बताएं। जब्ती प्रणाली की शुरुआत, जैसा मैंने कहा, शेरशाह ने की थी। ठीक। अकबर ने इससे और विकसित और विस्तारित किया। इसमें हर इलाके में हर फसल के लिए प्रति बीघा औसत उत्पादकता तय की जाती थी। इसे राई कहते थे। हाँ, राई। हाँ। जमीन को 3 कैटेगरी में बांटा जाता था, अच्छी, मध्यम और बुरी। फिर इन तीनों की औसत उपज निकालकर उस इलाके की औसत उत्पादकता तय होती थी। फिर ये देखा जाता था कि कुल कितनी जमीन पर खेती हुई है और उसके हिसाब से राज्य की कुल मांग तय होती थी। कभी-कभी कंकूट या दानबंदी का तरीका भी इस्तेमाल होता था, जिसमें खड़ी फसल को देखकर ही अंदाजा लगा लिया जाता था कि कितनी उपज होगी। और अकबर की दैसाला प्रणाली, वो क्या थी? ये जब्ती सिस्टम का ही एक विकसित रूप था। अकबर ने 1570-71 से 1579-80 तक यानी 10 साल के आंकड़ों का अध्ययन करवाया। 10 साल के आंकड़े किस चीज के? पिछले 10 सालों में हर इलाके में विभिन्न फसलों की औसत उपज क्या रही और उनकी औसत कीमतें क्या रहीं। इन दोनों के आधार पर हर इलाके के लिए, हर फसल के लिए प्रति बीघा नगद राजस्व की दर तय कर दी गई। इसी औसत नगद दर को दस्तूर कहा गया। दहसाला और दस्तूर। तो दहसाला मतलब 10 साल का औसत। हाँ। और दस्तूर मतलब उस औसत के आधार पर तय की गई नकद टैक्स की दर। बिल्कुल सही।
दहसाला और दस्तूर। इसका फायदा ये हुआ कि हर साल मूल्यांकन करने की जो अनिश्चितता और झंझट थी वो खत्म हो गई। किसानों को भी पता होता था कि उन्हें कितना टैक्स देना है और राज्य को भी अपनी आमदनी का अंदाजा रहता था। ये जब्ती प्रणाली कहाँ-कहाँ लागू थी? पूरे साम्राज्य में? नहीं, मुख्य रूप से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। आगरा, इलाहाबाद, अवध, लाहौर, मतलब सिंधु नदी से लेकर घाघरा नदी तक का जो उपजाऊ इलाका था, वहां ये ज्यादा प्रचलित थी। आगरा, इलाहाबाद, अवध, लाहौर। बाद में इसे दक्कन में भी लागू करने की कोशिश की गई। और बाकी इलाकों में? बाकी इलाकों में दूसरे सिस्टम चलते रहे। जैसे कश्मीर और सिंध में बटाई ज्यादा पॉपुलर थी। बंगाल में मुक्ताई नाम का सिस्टम था, जिसमें एक फिक्स्ड रकम तय हो जाती थी। गुजरात में नस्क और बटाई का ज्यादा चलन था, जब्ती का कम। मतलब काफी क्षेत्रीय विविधता थी। हाँ, बिल्कुल। हर इलाके की अपनी दस्तूर उल अमल या अमल दस्तूर होती थी, यानी वहां लागू होने वाली निर्धारित दरें। पहाड़ी इलाकों में अक्सर रियायतें दी जाती थीं। किसानों को खाली पड़ी जमीन खिल जुटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। पहले साल कम टैक्स, दूसरे साल थोड़ा ज्यादा, इस तरह से। अब आते हैं राजस्व की मांग पर, यानी रेवेन्यू डिमांड। दर क्या थी मुगलों के समय? जैसे मैंने पहले कहा, शेर शाह ने मानक दर उपज का 13 तय की थी। अकबर ने भी मोटे तौर पर इसी मानक को अपनाया, यानी जब्ती प्रणाली के तहत जो औसत उपज निकलती थी उसका 1/3 1/3 हिस्सा राज्य का होता था। लेकिन आपने कहा था कि गुजरात जैसे इलाकों में 2/3 तक भी थी। हाँ, कुछ बहुत उपजाऊ इलाके थे या जहां नकदी फसलें ज्यादा होती थी, जैसे गुजरात, वहां मांग 2/3 तक भी पहुंच जाती थी। तो 1/3 मानक था, लेकिन 2/3 तक भी जा सकती थी। गुजरात का एक उदाहरण भी दिया गया है टेक्स्ट में, एक टेबल के जरिए। हाँ, वो टेबल दिखाता है कि फसल शाजाकरण की दरें अलग अलग जातियों और समूहों के लिए अलग अलग थीं। जैसे किसान या पाटीदार के लिए अलग, महाजन के लिए अलग, जो पही किसान होते थे यानी जो बाहर से आकर खेती करते थे उनके लिए अलग, कारीगरों के लिए अलग। जैसे कुछ उदाहरण टेबल में दिया है। जैसे पालीवाल किसानों के लिए शायद 50% थी, जबकि महाजन के लिए 40%। ये दिखाता है कि सामाजिक स्तरीकरण का असर टैक्स की दरों पर भी पड़ता था। और कहाँ ज्यादा मांग थी? पश्चिमी राजपूताना का जिक्र है, जहां 40-42% तक थी। मारवाड़ में आधी उपज तक ले ली जाती थी। खरीफ और रबी फसलों के लिए भी दरें अलग अलग होती थी। 17वीं सदी के परगना मेड़ता का उदाहरण दिया है। परगना मेड़ता? हाँ, परगना मेड़ता। और जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा थी, वहां दरें और भी ज्यादा होती थी। एक और उदाहरण है परगना पोखरण का। जी। वहां ग्वार, मोठ जैसी फसलों पर उपज का 1/13, बाजरा, कपास पर 1/14 और गेहूं पर 1/15 टैक्स था। इसके अलावा अछोप नाम का एक और हिस्सा था जो मुखिया का अधिकार होता था, वो 1/16 था। और यहाँ भी सामाजिक भेदभाव था। हाँ, ऊंची जातियों और राजपूतों को अक्सर कम दरें देनी पड़ती थीं। रैयत कुश्ता यानी जो जमीन किसान खुद जोतता था, उस पर टैक्स ज्यादा होता था। एसपी गुप्ता का निष्कर्ष है कि पूर्वी राजस्थान में आम रैयत को विशेषाधिकार प्राप्त तबकों की तुलना में ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। ये असमानता तो साफ दिख रही है। अब बात करते हैं राजस्व संग्रह की। कलेक्शन कैसे होता था? मूल्यांकन तो व्यक्तिगत किसान के स्तर पर होता था, जिसे आसामीवार कहते थे, लेकिन संग्रह के लिए गांव एक बुनियादी इकाई थी। मुगल काल में कोशिश ये रहती थी कि संग्रह सीधे राज्य के अधिकारी करें। दिल्ली सल्तनत से अलग। हाँ, सल्तनत काल में ज्यादातर संग्रह इक्तादारों या तुयूलदारों के जरिए होता था। मुगलों ने सीधा नियंत्रण रखने की कोशिश की, खासकर खालिसा जमीन पर। और जागीरों में? जागीरों में राजस्व संग्रह का काम आमिल या अमलगुजार नाम का अधिकारी करता था। परगना स्तर पर शिकदार और अमीन होते थे। अकबर ने एक प्रयोग भी किया था 1574-75 में, करोरी प्रयोग। करोरी प्रयोग 1574-75, ये क्या था? इसमें साम्राज्य की जमीनों को 1 करोड़ दाम, लगभग 2.5 लाख रुपए की आय वाली इकाइयों में बांटा गया था और वहां करौरी नाम के अधिकारी नियुक्त किए गए थे राजस्व संग्रह के लिए। 1574-75 का करौरी प्रयोग। शाहजहां के समय में कुछ बदलाव हुआ? शाहजहां ने काम का बंटवारा कर दिया। अमीन का काम था मूल्यांकन देखना और आमिल या करौरी का काम था संग्रह करना। लेकिन जागीर वाली जमीन में आमिल ही दोनों काम करता था। इसमें कुछ स्थानीय अधिकारियों की भी भूमिका थी? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण अर्धवंशानुगत अधिकारी थे, जैसे चौधरी और कानूनगो। चौधरी को राजस्व संग्रह में मदद के बदले कुल राजस्व का 5 से 10% ननकर के रूप में मिलता था। ननकर? हाँ। और कानूनगो? कानूनगो को लगभग 2% मिलता था। ये लोग राजस्व रिकॉर्ड बनाए रखने में बहुत मदद करते थे। चौधरी,
कानूनगो और ननकर ये महत्वपूर्ण स्थानीय पद थे। राज्य का रवैया कैसा था वसूली को लेकर? नरमी या सख्ती? रवैया आमतौर पर बहुत सख्त था। अगर कोई टैक्स देने से इनकार करता तो उसे कैद किया जा सकता था। कई बार पूरे गांव को सामूहिक दंड दिया जाता था। यहाँ तक कि गुलामी और महिलाओं और बच्चों को निर्वासित करने के मामले भी सामने आते हैं। बाप रे, ये तो बहुत कठोर है। सुनकर ही निराशा होती है। हाँ, व्यवस्था सख्त थी, किसानों पर बोझ बहुत था। तो क्या इस बोझ को कम करने के लिए या मुश्किल वक्त में मदद के लिए कोई उपाय भी थे? सेक्शन 20.4 राहत उपाय। हाँ, राज्य की भी अपनी रुचि थी कि खेती योग्य जमीन ज्यादा से ज्यादा आबाद रहे और पैदावार अच्छी हो। इसलिए कुछ राहत उपाय किए जाते थे। जैसे कि तकावी ऋण, इसका जिक्र पहले भी आया था। हाँ, तकावी लोन्स, ये किसानों को बीज, बैल वगैरह खरीदने के लिए दिए जाते थे, खासकर बुवाई के समय या मुश्किल हालात में। सबसे पहले किसने शुरू किए थे ये? कृषि ऋण की व्यवस्थित शुरुआत का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है, जिन्होंने सौंधर नाम से ऋण दिए। लेकिन फिरोज तुगलक ने तो बहुत ही बड़े पैमाने पर तकावी ऋण बांटे थे। हमने जिक्र किया था 2 करोड़ टन का। शम्स शिराज अफीफ ने इसका जिक्र किया है। 2 करोड़ टन का। और मुगल काल में? मुगल काल में भी ये जारी रहा। टोडरमल का आदेश था कि अमल गुजार के जरिए किसानों को तकावी दी जाए। अबुल फजल लिखते हैं कि ये ऋण ब्याज मुक्त होते थे। बिना ब्याज के? ये तो अच्छी बात है। हाँ, और स्थानीय चौधरी और मुकद्दम इन ऋणों के लिए गारंटर बनते थे। ऋण के अलावा और क्या रियायतें थीं? अगर फसल खराब हो जाती थी, सूखा, बाढ़, ओले वगैरह से, तो राजस्व में छूट दी जाती थी। गुजरात और दक्कन में 1630-32 के भयानक अकाल का जिक्र मिलता है। हाँ, उस समय शाहजहां का शासन था। जी, शाहजहां ने खालिसा भूमि में 70 लाख रुपए की राजस्व माफी की थी। 70 लाख रुपए, ये बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में। 70 लाख रुपए? हाँ, और जिन इलाकों में फसल बटाई होती थी, वहां फसल खराब होने पर कम दर पर वसूली की जाती थी। इसे नबूद प्रणाली कहते थे। अधिकतम छूट 12.5% तक हो सकती थी। लेकिन इन राहत उपायों के बावजूद टैक्स का बोझ तो था ही, और उसके ऊपर से अबवाब भी थे। सेक्शन 20.5 अबवाब्स, ये क्या बला थी? अबवाब का मतलब है भू राजस्व के अतिरिक्त लगाए जाने वाले और छोटे मोटे कर या सेस। और टैक्स भू राजस्व के ऊपर? हाँ, ये क्यों लगाए जाते थे? असल में राजस्व मूल्यांकन, संग्रह और अधिकारियों के वेतन या खर्चों को पूरा करने के लिए लगाए जाते थे। मतलब ये एक तरह की समानांतर मांगे थी। बिल्कुल, और ये पैसा जरूरी नहीं कि सीधे राज्य के खजाने में जाए। अक्सर ये स्थानीय अधिकारियों द्वारा ही इस्तेमाल कर लिया जाता था। ये कितने होते थे? मतलब कुल राजस्व का कितना हिस्सा? अंदाजा है कि ये कुल राजस्व के 10% से 25% तक हो सकते थे। 10 से 25%, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने इन उपकरों को मध्यस्थों खोत, मुकद्दम, चौधरी से हटा दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें बहाल किया, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने फिर से लगा दिया। फिरोज तुगलक ने दावा किया था कि उन्होंने कई अबवाब खत्म कर दिए और 4% की छूट भी दी। पश्चिमी राजस्थान का जिक्र है यहाँ। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में संग्रह की लागत वसूलने के लिए भावली खर्च नाम का सेस लगता था। इसकी दरें अलग अलग परगना में अलग अलग थीं। फसल मूल्यांकन का लगभग 7% या उससे ज्यादा। जब्ती प्रणाली में ये 8-5.5% से 15.62% के बीच होता था। और ये दरें बढ़ी भी? हाँ, 17वीं सदी में ये दरें और बढ़ गईं। परगना सोजत में रबी की फसल पर 20% तक, परगना पोखरण में 18.75%, बनियों पर 15.62%। ब्राह्मणों को अक्सर छूट मिल जाती थी। फिर से वही असमानता। जी, और भी कई छोटे छोटे उपकर थे, जैसे कानवार, ये शाहाना यानी फसल के रखवाले का अनुमान लगाने का खर्च था। भोगलू, अनाज को खलियान तक ले जाने का खर्च। ताली यानी थ्रेशिंग फ्लोर पर लगने वाला खर्च। इसमें भी कई छोटी छोटी चीजें शामिल थी, जैसे भड़ौती, रसीद का खर्च, लिखवाई, लिखपिक का शुल्क, पता रखा, कागज का खर्च, दावा पूजा, स्याही का खर्च। अरे बाप रे, इतने सारे छोटे छोटे टैक्स। हाँ, और इसके अलावा जब कोई अधिकारी दौरे पर आता था तो उसके खाने पीने, रहने, यहाँ तक कि कपड़े, कंबल आदि का बोझ भी किसानों पर ही पड़ता था। एक टैक्स था मिलनी, जब कोई नया अधिकारी नियुक्त होकर आता था तब लिया जाता था। ये तो किसानों के लिए अंतहीन बोझ रहा होगा। बिल्कुल। अब एक अलग विषय पर आते हैं। सेक्शन 20.6 अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण उपाय। हाँ, इसका जिक्र पहले भी आया था। ये क्यों किए गए थे? मुख्य उद्देश्य था शहरी बाजार को सुधारना, खासकर राजधानी दिल्ली में। और सबसे जरूरी, चीजों की कीमतों को नियंत्रित करना,
उन्हें बढ़ने से रोकना। कैसे किया ये उन्होंने? जियाउद्दीन बर्नी ने 7 नियम बताए हैं। हाँ, बर्नी के अनुसार 7 रेगुलेशन थे। पहला, सभी जरूरी अनाजों की कीमतें सरकार द्वारा तय कर दी गई, फिक्सेशन ऑफ प्राइस। दूसरा, मलिक कबूल उलुग खान नाम के एक भरोसेमंद अधिकारी को शहनाए मंडी यानी बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया गया। मलिक कबूल शहनाए मंडी। ओके। तीसरा, दिल्ली में बड़े बड़े सरकारी अन्न भंडार, शाही ग्रीनरीज बनाए गए जिनमें अनाज स्टोर किया जाता था। चौथा, अनाज ढोने वाले सभी व्यापारियों यानी कारवानी का पंजीकरण किया गया और उन पर सख्त नियंत्रण रखा गया। पांचवा, जमाखोरी यानी ईतिकार पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपनी फसल सीधे खलिहान पर ही पंजीकृत व्यापारियों कारवानियन को बेचें, वो खुद जमा करके नहीं रख सकते थे। ये तो बहुत सख्त नियम था किसानों के लिए। हाँ, बहुत सख्त। छठा नियम था विश्वसनीय बरीद यानी खुफिया अधिकारी और मुनय्यन यानी जासूस की नियुक्ति, जो बाजार पर नजर रखते थे और सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। बरीद और मुनय्यन। और सातवां, अकाल या कमी के समय राशनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना। तय कर दिया गया कि किसी भी घर को प्रतिदिन आधा मन यानी वजन की इकाई से ज्यादा अनाज नहीं दिया जाएगा। ये तो सिर्फ अनाज के लिए था? नहीं, नियंत्रण दूसरी चीजों पर भी लगाया गया, जैसे कपड़ा, गुलाम, घोड़े और मवेशी। दिल्ली में सराय अदल नाम का एक अलग बाजार स्थापित किया गया, खास तौर पर कपड़े के लिए। सराय अदल जी। और व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सरकार की तरफ से 20 लाख टंका तक का एडवांस भी दिया जाता था। इसका असर क्या हुआ? क्या कीमतें सच में कम हुई? हाँ, असर तो हुआ। कीमतें काफी कम हो गईं। टेक्स्ट में एक टेबल भी दी गई है जिसमें अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक के समय में गेहूं, जौ, चावल जैसी चीजों की कीमतें दिखाई गई हैं। अलाउद्दीन के समय में दाम बहुत कम थे। जैसे गेहूं? अलाउद्दीन के समय गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन था, जबकि मोहम्मद तुगलक के समय 12 जीतल और फिरोज के समय 8 जीतल। जौ 4 जीतल था अलाउद्दीन के समय, चावल 5 जीतल। दाम वाकई बहुत कम थे। तो क्या इसे सफल माना गया? इतिहासकारों की क्या राय है? मिलीजुली राय है। बर्नी का तर्क था कि यह सब जरूरी था एक बड़ी सेना बनाए रखने के लिए और मंगोल आक्रमणों से दिल्ली को बचाने के लिए। अमीर खुसरो ने इसे सुल्तान की उदारता बताया। चिश्ती संत नासिरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा कि ये लोगों की भलाई के लिए था। इब्न बतूता ने भी अनाज की सस्ती दरों की तारीफ की। लेकिन आलोचना भी हुई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये उपाय बहुत ज्यादा कठोर थे और अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय में हानिकारक साबित हुए। इरफान हबीब का तर्क है कि इन उपायों ने अलाउद्दीन के शासन को लगभग नष्ट ही कर दिया था और ये उपाय स्थायी भी नहीं थे। मतलब ये कि जैसे ही अलाउद्दीन की मृत्यु हुई, ये सारी व्यवस्था खत्म हो गई। उसके बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय कीमतें 4 गुना तक बढ़ गईं। चलिए अब भू राजस्व के अलावा दूसरे करों पर आते हैं। सेक्शन 20.7 टैक्सेस अदर देन लैंड टैक्स। सायर जिहाद एक टर्म है जो उन सभी करों के लिए इस्तेमाल होती थी जो भू राजस्व नहीं थे। इसमें कई तरह के टैक्स शामिल थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नए टैक्स लगाए थे। हाँ, 2 बड़े टैक्स थे, घरी यानी हाउस टैक्स और चराई यानी पशुओं को चराने पर लगने वाला टैक्स। घरी और चराई। पश्चिमी राजस्थान में घरी को झुंपड़ी कहते थे। हाँ, वहां प्रति झुंपड़ी 140 रुपए टैक्स लगता था। फिरोज तुगलक ने इन्हें खत्म कर दिया था। उन्होंने दावा तो किया था, लेकिन शायद ये पूरी तरह खत्म नहीं हुए। अफीफ लिखते हैं कि फिरोज के समय सिर्फ एक गाय रखने वाले को चराई से छूट थी, बाकियों को देना पड़ता था। पशुधन पर और भी टैक्स थे। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में घासमारी, चारागाह कर और कराघास जैसे टैक्स थे। एक उदाहरण है कि हर गांव से 80-100 रुपए और बाद में 150 रुपए तक चारागाह कर वसूला जाता था। पदानी का अनुमान है कि 17वीं सदी में पश्चिमी राजस्थान में कुल टैक्स का 3.34 से 7.34% इन पशुधन करों से आता था। सिंचाई कर का जिक्र पहले भी हुआ था। हाँ, फिरोज तुगलक ने जो नहरें बनवाई थी, उनसे सिंचाई करने वाले किसानों पर एक अलग टैक्स लगाया, हके शर्ब यानी जलाधिकार कर। हके शर्ब। इसकी दर क्या थी? ये उपज का 10वां हिस्सा यानी 1/10 था। हके शर्ब 1/10। पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून के पानी से चलने वाले कुओं, पहिया पर टैक्स था। दर भू राजस्व के 5% से कम थी। परगना सोजत में अराहट मदली यानी फारसी पहिया पर भी टैक्स था। एक और टर्म है
पेशकश। पेशकश असल में टैक्स नहीं बल्कि एक तरह का भेंट या नजराना था जो जमींदार और अधीन राजा महाराजा बादशाह या सुल्तान को देते थे। और जजिया, इसका जिक्र फिर से है। हाँ, जजिया का इतिहास लंबा है। सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया, फिरोज तुगलक ने इसे खराज के साथ जोड़ दिया था, खराज ए जजिया, बाद में फिर अलग कर दिया। इरफान हबीब का क्या तर्क है? उनका तर्क है कि शायद घरी हाउस टैक्स की जगह ही जजिया लगाया गया, मतलब घरों पर टैक्स के बजाय व्यक्तियों, गैर मुस्लिम पुरुषों पर टैक्स। अकबर ने इसे खत्म कर दिया था। हाँ, अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त किया, लेकिन फिर 1575 में दोबारा लगा दिया और फिर 1579 में हटा दिया। ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं, 1564, 1575, 1579। 1564, 1575, 1579 और फिर औरंगजेब ने 1679 में इसे फिर से लागू कर दिया। 1679। इसके पीछे क्या कारण बताया जाता है? कारण वही दिया गया कि इस्लामी कानून के अनुसार ये जरूरी है। दरें वही थीं, 48, 24, 12 दिरहम आय के अनुसार। और कौन से टैक्स थे? नमक पर टैक्स था। पश्चिमी राजस्थान में पचपदरा नमक की खानों से सालाना 10,000 रुपए की आय होती थी। सेना के खर्च के लिए भी टैक्स लगते थे, जैसे पश्चिमी राजस्थान में रसद और खिचड़ाओ, फौज बल नाम का भी एक टैक्स था। त्योहारों पर भी टैक्स? हाँ, होली, रक्षाबंधन, दिवाली जैसे त्योहारों पर भी अलग अलग शुल्क लिए जाते थे। मतलब टैक्स की कोई कमी नहीं थी। अब आते हैं सेक्शन 20.8, सीमा शुल्क और बाजार देय। कस्टम एंड मार्केट ड्यूज। हाँ, व्यापार और माल की आवाजाही पर भी टैक्स लगते थे। मुगल काल में इसके लिए एक अलग टैक्स विभाग था। इसके अधिकारी कौन होते थे? कई अधिकारी थे। कारकुन, जो रिकॉर्ड रखते थे, दरोगा यानी सुपरिंटेंडेंट, अमीन यानी मूल्यांकक, मुशर्रिफ यानी ऑडिटर, खजांची और तहसीलदार। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी कितनी थी? अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय दर 2.5% थी। औरंगजेब ने दरें बढ़ा दी और धर्म के आधार पर अलग अलग कर दी। मुसलमानों के लिए 2.5%, हिंदुओं के लिए 5% और विदेशियों के लिए 3.5%। 2.5, 5, 3.5%। जी, 2.5%, 5% और 3.5%। राहदारी क्या था? राहदारी की एक तरह का रोड टैक्स या ट्रांजिट ड्यूटी थी, जो माल को एक इलाके से दूसरे इलाके ले जाने पर वसूली जाती थी। वैसे तो इसे कई बार अवैध घोषित किया गया, लेकिन ये फिर भी वसूली जाती थी। बाजार में और कौन से टैक्स थे? बाजार में भी कई तरह के शुल्क थे। पश्चिमी राजस्थान में कायली, अनाज तौलने पर, और तुलवंताई जैसे टैक्स थे। अलग अलग चीजों पर अलग अलग दरें थीं। मारवाड़ में माल ढुलाई पर प्रति गाड़ी 1% टैक्स लगता था। टकसाल शुल्क भी था? हाँ, सिक्के ढालने पर भी शुल्क लगता था। इसमें महसूल लगभग 5%, उजरते कारीगरान, कारीगरों की मजदूरी और रसूम एहलकारन, अधिकारियों का कमीशन शामिल था। अब सेक्शन 20.9, व्यवसायों और निर्माताओं पर कर। कारीगरों पर भी टैक्स? हाँ, विभिन्न व्यवसायों और उत्पादन पर भी टैक्स लगाए जाते थे। जैसे? पश्चिमी राजस्थान के उदाहरण दिए हैं। हाँ, जैसे सालवी यानी बुनकर को प्रति कर रहा लूम 1 मन कपास सालाना देना पड़ता था। पिंजार यानी कपास धुनने वाले को प्रति कमान धुनकी 1 रुपए सालाना। खटीक यानी चमड़ा साफ करने वाले को 12 फदिया 1 सिक्का प्रति माह। मोची को हर महीने 1 जोड़ी जूता देना पड़ता था। साबुगार यानी नमक बनाने वाले को आधा मन नमक प्रति माह। कलाल यानी शराब बनाने वाले को 12 फदिया प्रति माह। हर पेशे पर कुछ न कुछ टैक्स था लगभग। हाँ, अब सेक्शन 20.10, राजस्व प्रशासन, सायर महल। ये सायर जिहाद से कैसे जुड़ा है? सायर महल असल में गैर कृषि करों जैसे कस्टम, बाजार शुल्क, व्यावसायिक कर आदि, जिन्हें सायर जिहाद कहा गया, कि प्रशासन और संग्रह से जुड़ी प्रशासनिक इकाई थी। हमारे पास सल्तनत काल की तुलना में मुगल काल के सायर महल के बारे में ज्यादा जानकारी है। शहरों, कस्बों और परगना मुख्यालयों में इन करों के निर्धारण और संग्रह के लिए एक व्यवस्थित प्रशासन था। रिकॉर्ड कैसे रखे जाते थे? राजस्व रिकॉर्ड में सायर महल से होने वाली आय को अलग से दर्ज किया जाता था, जैसे महल गुलामा ने दी, गुलामों से जुड़ा, महल दारुल ज़र्ब, टकसाल, महल नमकजार, नमक उत्पादन, महल चबूतरा कोतवाली, शायद शहर पुलिस से जुड़ा टैक्स। प्रशासन की संरचना कैसी थी? ये काफी हद तक भूराजस्व प्रशासन जैसी ही थी। इसमें भी अमीन, करोरी, चौधरी, कानूनगो जैसे अधिकारी होते थे। बंदरगाह शहरों में मुतसद्दी नाम का अधिकारी सर्वोच्च होता था, जो पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जैसा था। उसकी मदद के लिए दरोगा खुश्की, खजांची, तहसीलदार मुशरिफ होते थे।
इस सायर कराधान से कुल कितनी आय होती थी राज्य को? शीन मूसवी का अनुमान है कि सायर कराधान से होने वाली आय राज्य के कुल राजस्व का लगभग 10% थी। 10%, मतलब भू राजस्व के बाद ये भी एक महत्वपूर्ण सोर्स था। जी बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, सेक्शन 20.11 राजस्व समनुदेशन यानी रेवेन्यू असाइनमेंट्स। मतलब जो राजस्व आता था उसका बंटवारा कैसे होता था। हाँ, ये समझना जरूरी है कि सारा पैसा सीधे बादशाह के खजाने में नहीं जाता था। नहीं, मध्यकाल में राजस्व सौंपने के 3 मुख्य तरीके थे। पहला खालिसा भूमि, दूसरा जागीर और तीसरा इनाम। खालिसा, जागीर, इनाम। खालिसा क्या थी? खालिसा या खालसा भूमि वो जमीन थी जिसका राजस्व सीधा शाही खजाने में जाता था। इसका प्रबंधन सीधे केंद्र सरकार करती थी। दिल्ली और उसके आसपास का इलाका अक्सर खालिसा में रखा जाता था। इसका आकार बदलता रहता था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया, दुआब और रोहिलखंड को भी इसमें शामिल किया, लेकिन फिरोज तुगलक के समय ये कम हो गया। मुगल काल में देखें तो अकबर के समय लगभग 14 भूमि खालिसा में थी, जहांगीर के समय 15, शाहजहां के समय घटकर 17 रह गई और औरंगजेब के समय फिर बढ़कर 15 हो गई। तो ये अनुपात घटता बढ़ता रहता था, 14, 15, 17, 15। दूसरा प्रकार था इक्ता, सल्तनत काल में। हाँ, इक्ता ये एक क्षेत्र होता था जो किसी अधिकारी, जिसे इक्तादार, मुक्ति या वली कहते थे, को सौंपा जाता था। उसका काम क्या होता था? उसके 2 मुख्य काम थे। एक, उस इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखना और सुल्तान के लिए सैनिक रखना। दूसरा, उस इलाके से राजस्व वसूलना। इस राजस्व से वो अपना वेतन, प्रशासन का खर्च और सैनिकों का खर्च निकालता था। और अगर राजस्व ज्यादा होता था खर्च से, तो जो अतिरिक्त राजस्व बचता था उसे फवाजिल कहते थे और उसे सुल्तान के खजाने में जमा करना होता था। फवाजिल, इस पर सुल्तान का नियंत्रण रहता था। हाँ, नियंत्रण रखने की कोशिश होती थी। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तादारों के हिसाब किताब की जांच के लिए ख्वाजा नाम के अधिकारी नियुक्त किए। इल्तुतमिश ने कोशिश की थी कि इक्ता वंशानुगत ना बने, लेकिन फिरोज तुगलक के समय ये काफी हद तक वंशानुगत और विभाज्य हो गए। और भी बदलाव हुए इक्ता सिस्टम में? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक प्रयोग किया था। राजस्व वसूलने का अधिकार एक अमीर को दिया, लेकिन सैनिकों को वेतन सीधे शाही खजाने से दिया। फिरोज ने इसे फिर बदल दिया। लोदियों के समय इक्ता के अंदर भी उप असाइनमेंट होने लगे, जिन्हें सरखेल कहते थे। अब मुगल काल की जागीर पर आते हैं। ये इक्ता जैसी ही थी? काफी कुछ समान थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी थे। जागीर भी अधिकारियों यानी मनसबदारों को उनकी सेवाओं या वेतन के बदले में दी जाती थी। यहां भी जागीरदार राजस्व वसूलता था। सल्तनत काल में भी जागीर या तुयूल शब्द का इस्तेमाल होता था और मुगल काल में जागीरदार या तुयूलदार। अंतर क्या था? मुख्य अंतर यह था कि जागीरदारों के पास इक्तादारों की तरह प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां कम होती थी। उनका मुख्य काम राजस्व वसूलना था। मुगल साम्राज्य के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 45, जागीरों में बटा हुआ था। जागीरें भी अलग अलग तरह की थीं। हाँ, सबसे आम थी जागीरे तनख्वाह, जो मनसबदारों को उनके नकद वेतन के बदले दी जाती थी। मनसबदार और जागीरे तनख्वाह ये आम तौर पर ट्रांसफरेबल होती थीं, यानी अधिकारी का तबादला होता रहता था और ये वंशानुगत नहीं थी। और कौन सी थी? एक थी मशरूत जागीरें, जो किसी खास पद या शर्त से जुड़ी होती थी। पद खत्म तो जागीर खत्म। फिर थी वतन जागीरें। वतन जागीर ये क्या थी? ये उन स्थानीय प्रमुखों या राजाओं को दी जाती थी जो मुगल सेवा में आ जाते थे। ये उनके अपने पुश्तैनी इलाके में होती थी और वंशानुगत होती थी। वतन जागीर जैसे राजपूत राजाओं को मिलती थी। क्या ये कभी छीनी भी जाती थी? आमतौर पर नहीं, लेकिन औरंगजेब द्वारा जोधपुर को खालिसा में मिला लेना 1679 में एक अपवाद माना जाता है। 1679 का ये उदाहरण महत्वपूर्ण है। एक और प्रकार है औलतमघा जागीर। हाँ, आलतमघा जागीरें ये जहांगीर ने शुरू की थीं। ये भी स्थायी और वंशानुगत होती थीं और इन्हें खास कृपा पात्र लोगों को दिया जाता था। जमींदारों का क्या रोल था इस सिस्टम में? जमींदार स्थानीय स्तर पर राजस्व संग्रह में मदद करते थे और इसके बदले उन्हें ननकर यानी कुल संग्रह का एक हिस्सा या कुछ जमीन टैक्स फ्री मिलती थी। अब आते हैं उस जागीरदारी संकट पर जिसका जिक्र आपने पहले किया था। ये क्या था और क्यों हुआ? जागीरदारी संकट औरंगजेब के शासनकाल के अंत में, खासकर 17वीं सदी के आखिर और 18वीं सदी की शुरुआत में बहुत गहरा गया। इसका मुख्य कारण था जागीरों की कमी। जागीरों की कमी कैसे? देखिए, मनसबदारों की संख्या लगातार बढ़ रही थी।
खासकर दक्कन विजय के बाद नए अमीरों को शामिल करने से। लेकिन साम्राज्य की कुल जमीन तो उतनी ही थी। जो जमीन जागीर में बांटी जा सकती थी उसे पायबाकी कहते थे। तो पायबाकी भूमि कम पड़ने लगी। पायबाकी? हाँ, पायबाकी। अब नए मनसबदारों को जागीरें देने में मुश्किल होने लगी। अतहर अली ने इस पर काफी काम किया है। इसके परिणाम क्या हुए? परिणाम बहुत बुरे हुए। जागीर पाने के लिए रिश्वतखोरी, सख्तो रिश्वत और गुटबाजी बढ़ गई। अमीरों के बीच खींचतान होने लगी और सबसे बुरा असर किसानों पर पड़ा। वो कैसे? क्योंकि जागीरें ट्रांसफरेबल थीं। जागीरदारों का उस इलाके से कोई लंबा लगाव नहीं होता था। उन्हें पता था कि आज यहाँ हैं, कल कहीं और भेज दिए जाएंगे। तो उनकी कोशिश रहती थी कि जितने कम समय में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व निचोड़ लिया जाए। उन्होंने ज़मीन की बेहतरी या किसानों की भलाई में कोई रुचि नहीं ली। इरफान हबीब ने भी इस पर लिखा है। इसी शोषण ने संकट को और गहरा किया। हाँ, अत्यधिक शोषण से किसान या तो इलाका छोड़कर भागने लगे या फिर विद्रोह करने लगे। कृषि उत्पादन गिरा और इसने मुगल साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। ये जागीरदारी संकट एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है मुगल पतन का। तीसरा प्रकार था इनाम। जी, इनाम। ये धर्मार्थ अनुदान थे, यानी चैरिटेबल ग्रांट्स। ये धर्मनिष्ठ लोगों, विद्वानों, सूफियों या जरूरतमंदों को गुजारे के लिए दी जाती थीं। इन्हें और क्या कहते थे? इन्हें मदद-ए-माश, सायरगल या एमा भी कहा जाता था। मदद-ए-माश, सायरगल, एमा। ये अनुदान आमतौर पर वंशानुगत होते थे और इन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ये कुल राजस्व का कितना हिस्सा होते थे? उत्तर भारत में अनुमान है कि इनाम अनुदान कुल राजस्व का 2 से 5% तक थे। एक और तरीका था राजस्व खेती यानी इजारा। हाँ, इजारा या रेवेन्यू फार्मिंग। इसमें राज्य या जागीरदार राजस्व वसूलने का अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित रकम के बदले किसी व्यक्ति को ठेके पर दे देते थे। ठेकेदार को क्या कहते थे? ठेकेदार को मुस्तजिर कहा जाता था। और उनके बीच एक समझौता होता था जिसे तमस्सुक कहते थे। इजारा और मुस्तजिर। क्या ये आम प्रथा थी? मुगल काल में शुरू में इसे हतोत्साहित किया गया था, लेकिन 1676 में औरंगजेब ने दक्कन में इसकी अनुमति दे दी और 18वीं सदी में जब साम्राज्य कमजोर हुआ तो ये बहुत आम हो गई। इसके उदाहरण हैं? हाँ, जैसे राजापुर वतन के जागीरदार अपनी जागीरें इजारे पर देने लगे थे। जयपुर के सवाई जयसिंह ने भी 1743 में खालिसा भूमि का एक बड़ा हिस्सा इजारे पर ले लिया था। इसका क्या असर हुआ? इसका भी नकारात्मक असर हुआ। इजारेदार या मुस्तजिर का मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना होता था। उन्होंने किसानों का भयानक शोषण किया। इससे खेती बर्बाद हुई, गांव उजड़ने लगे। तो ये थे राजस्व असाइनमेंट के तरीके। अब आखिरी सेक्शन 20.11 राज्य और कराधान, यानी इस पूरी व्यवस्था का निचोड़ क्या है? राज्य और किसान पर इसका क्या असर पड़ा? अगर सल्तनत काल की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के उपाय कठोर थे, लेकिन शायद उनमें एक तरह की समानता लाने की कोशिश थी, क्योंकि उन्होंने धनी वर्गों, खोत, मुकद्दम पर भी टैक्स लगाया। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बोझ आम और कमजोर किसानों जैसे बालाहार पर ही पड़ता था। इरफान हबीब का क्या तर्क है? उनका तर्क है कि टैक्स का बोझ इतना ज्यादा था कि किसान मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे। उनके पास सरप्लस बचता ही नहीं था और यही भारी कराधान अक्सर किसान विद्रोह का कारण बनता था। इब्न बतूता ने दोआब में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का जिक्र किया है। और मुगल काल में? मुगल काल में खासकर जब्ती प्रणाली में नकद संग्रह पर जोर था। 13 की दर मानक थी, पर हमने देखा कि इसमें काफी भिन्नता थी और ये 12 या उससे ज्यादा भी हो सकती थी। जिनसी या बटाई भी चलती रही। आय की असमानता यहाँ भी थी? हाँ, बहुत ज्यादा। अमीर करदाता जैसे राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, जमींदार, चौधरी, इन पर बोझ अक्सर कम होता था। असली मार आम रैयत पर पड़ती थी। नकदी फसलों से किसानों को ज्यादा फायदा होता था, लेकिन खाद्य फसलें उगाने वालों की हालत पतली थी। राज्य सिंचाई वगैरह पे कितना खर्च करता था? बहुत कम। राज्य का ध्यान मुख्यतः राजस्व वसूली पर रहता था। इसका नतीजा ये होता था कि आम रैयत की खरीदने की शक्ति बहुत सीमित थी। उन्हें अक्सर टैक्स चुकाने के लिए महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। और अगर किसान टैक्स नहीं दे पाते थे तो जैसा हमने देखा, सख्ती होती थी। इससे बचने के लिए किसान कई बार अपनी जमीनें छोड़कर भाग जाते थे। इससे कृषि क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होती थी। महाजनों पर निर्भरता बढ़ती जाती थी। 17वीं सदी में संकट और गहरा गया। हाँ, खासकर जागीरदारी संकट के कारण जागीरों के लगातार ट्रांसफर ने किसानों के शोषण को और बढ़ा दिया, क्योंकि जागीरदार का कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं रह गया था।
बर्नियर ने भी इस स्थिति का जिक्र किया है। तो इरफान हबीब का अंतिम निष्कर्ष क्या है? उनका तर्क है कि मुगल साम्राज्य के इस विशाल और जटिल प्रशासनिक और कराधान ढांचे ने अंततः खुद को ही कमजोर कर दिया। इसने एक गहरे कृषि संकट को जन्म दिया। जागीर प्रणाली में ही समस्याएं निहित थी और इसी के चलते किसानों के बार बार विद्रोह हुए, जैसे आगरा के पास जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह। इन विद्रोहों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। तो ये थी उत्तर भारत की मध्यकालीन राजकोषीय प्रणाली की कहानी, काफी जटिल और कई बार काफी दुखद भी। जी, सत्ता, अर्थव्यवस्था और आम आदमी का जीवन कैसे एक दूसरे से गुंथे हुए थे, ये इसका एक सटीक उदाहरण है। चलिए, तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि वो हमारे श्रोताओं के दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। बिल्कुल। पहला, मध्यकालीन उत्तर भारत में भू राजस्व यानी लैंड टैक्स राज्य की आय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। दूसरा, इस्लामिक कराधान सिद्धांत जैसे खराज, जजिया, ज़कात, खुम्स, इन्होंने सल्तनत और मुगल टैक्स प्रणालियों को प्रभावित किया, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय प्रथाओं और जरूरतों के हिसाब से उनमें बदलाव और अनुकूलन भी हुए। तीसरा, दिल्ली सुल्तानों, खासकर अलाउद्दीन खिलजी, जिनकी 50% की दर और मसाहत याद रखनी है, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक, और फिर मुगलों, खासकर अकबर, जिनकी जब्ती और दहसाला प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है, ने भू राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए और विकसित किए। चौथा, भू राजस्व की दरें आमतौर पर बहुत ऊंची थीं। अक्सर उपज का 1/3 13 से लेकर आधा 1/2 या उससे भी ज्यादा, और ये दरें अलग-अलग सामाजिक वर्गों पर असमान रूप से लागू होती थीं, जिससे भेदभाव बढ़ता था। पांचवां, भू राजस्व के अलावा भी कई तरह के अन्य कर थे, जैसे अव्वाब, सेस, घरी, घर कर, चराई पशुचारण कर, हके शिरब, सिसाई कर, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, राहदारी और विभिन्न व्यवसायों और कारीगरों पर लगने वाले टैक्स। इन सब ने मिलकर किसानों और आम लोगों पर बोझ को और बढ़ा दिया। छठा, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण उपाय हालांकि कीमतें कम करने में कुछ समय के लिए सफल रहे हैं, लेकिन वो बहुत कठोर थे और स्थायी साबित नहीं हुए। सातवां, राज्य ने मुश्किल वक्त में राहत के उपाय भी किए, जैसे तकावी ऋण देना या टैक्स में छूट देना, लेकिन ये उपाय अक्सर अपर्याप्त होते थे और व्यवस्था की मूल समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते थे। आठवां, राजस्व सौंपने के तरीके यानी रेवेन्यू असाइनमेंट्स, जैसे सल्तनत काल में इक्ता और मुगल काल में जागीर, साथ ही इनाम और इजारा, ये प्रशासन और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से थे। लेकिन खासकर जागीरदारी प्रणाली ने बाद में एक गंभीर संकट पैदा किया, जिसे जागीरदारी संकट कहते हैं। और नवा और अंतिम मुख्य बिंदु ये कि अत्यधिक कराधान, असमान बोझ और राज्य तथा उसके अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला शोषण, इन सब ने मिलकर अक्सर किसानों के प्रतिरोध, उनके पलायन और व्यापक कृषि संकट को जन्म दिया, जिसने अंततः सल्तनत और खासकर मुगल साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकदम सही कहा आपने। ये सारे बिंदु इस यूनिट के सार को दर्शाते हैं। तो देखा आपने कैसे मध्यकालीन भारत की राजकोषीय प्रणाली सिर्फ कुछ नियम कानून या आंकड़े नहीं है, बल्कि ये सत्ता के खेल, समाज के ताने बाने और उस दौर के लोगों के संघर्षों की एक जीती जागती जटिल कहानी है। इसे समझना यूपीएससी की तैयारी के लिए सिर्फ जरूरी ही नहीं है, बल्कि ये आपको इतिहास की और वर्तमान की भी एक गहरी समझ देता है। ये बताता है कि आर्थिक नीतियां कैसे जमीनी हकीकत को, आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। इतिहास हमें वर्तमान को समझने की दृष्टि देता है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि इस गहन चर्चा को, इस विश्लेषण को आप एक बार नहीं बल्कि दोबारा सुने, नोट्स बनाएं। हर बारीकी, हर महत्वपूर्ण शब्द जैसे खराज, जजिया, धिम्मी, मसाहत, खोत, मुकद्दम, जब्ती, दहसाला, दस्तूर, तकावी, सौंधर, अबवाब, घरी, चराई, हके शर्ब, इक्ता, जागीर, इनाम, इजारा, पाए बाकी, इन सब को अच्छी तरह समझें और आत्मसात करें। ये आपके मेंस के उत्तरों को गहराई देगा और प्रीलिम्स में आपकी सटीकता बढ़ाएगा। हाँ, और
ये ज्ञान आपको न केवल परीक्षा में सफलता दिलाएगा बल्कि भारत की आर्थिक और प्रशासनिक विरासत को समझने में भी मदद करेगा। ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आज जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनकी जड़ें कहीं ना कहीं अतीत में कैसे जुड़ी हुई हैं। और जाते जाते एक विचार, एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा कि क्या मध्यकालीन भारत की इस राजकोषीय प्रणाली के कुछ तत्व, कुछ प्रवृत्तियां जैसे कि टैक्स का भारी बोझ या टैक्स सिस्टम में मौजूद असमानता या फिर राजस्व बढ़ाने के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण की लगातार कोशिशें, क्या इनके कुछ अंश, कुछ परछाइयां आज भी हमारी वर्तमान आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था में किसी न किसी रूप में दिखाई देती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये सोचने के लिए। तो अगर आपको यूनिट 20 का ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया, अगर आपको लगा कि इससे आपकी समझ बढ़ी है, तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आपके जो भी विचार हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा, कोई भी ज़रूरी विश्लेषण मिस न करें। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।